बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो एक ऐसे नावल की बात करेंगे कि जिसकी कहानी बहुत से होशरबा इंकशाफात से भरपूर है और अपने दामन में समेटे हुए है। इस नावल का ताल्लुक़ गज़ा की जो मौजूदा जंग है उसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये नावल आज से 5 साल पहले लिखा गया था और इस नावल की कहानी क्या है और इसके अंदर किस तरह के इंकशाफात हैं, किस तरह के रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात हैं, इस पे हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट हमें जो है वो इसराइल के एयर बेसिस के ऊपर नज़र आ रही है। गैर मामूली नक़्ल व हरकत है इस वक्त इसराइल के फ़ज़ाई जो एयर बेसिस हैं उनके ऊपर। और ये जो नक़्ल व हरकत है जो इसराइली फ़ज़ाइया की है वो गज़ा को लेकर नहीं है, गज़ा के हवाले से नहीं है। इसका ताल्लुक़ किसी और इलाके से है और वो इलाका है जनाब ईरान। और ईरान के अंदर भी इस वक्त जो है रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं सामने कि वहाँ भी गैर मामूली फ़ौजी नक़्ल व हरकत जो है वो देखने को मिल रही है। बैलिस्टिक मिज़ाइल्स की जो हरकत ख़ुसूसी तौर पे जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें किस तरफ बढ़ रही हैं, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि सीज़ फायर के ख़ात्मे के बाद उस तरफ बढ़ने जा रही है। क्यों ये मामलात इस तरफ जा रहे हैं और क्या प्लान किया जा रहा है? इस वक्त जो है अमरीकी जो सदर हैं बाइडन, वो हर दूसरे दिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ फ़ोन पे राब्ते में हैं। और ज़ाहिरन जो इन फ़ोन के राब्तों के हवाले से जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा है चीज़ें वो है नहीं। असल में ये जो फ़ोन पे बातचीत है ये किस मुद्दे को लेके है, तो बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है नाज़रीन इस वक्त जो है। और भरपूर तैयारी है इस वक्त जो है, जो सीज़ फायर है उसके एंड पे चीज़ें किस तरफ बढ़ती हैं। ईरान और इसराइल का टकराव जो है वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इमिनेंट है। अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो मौजूद है, न्यूक्लियर इनक्राफ्ट कैपेसिटीज़ का हामिल जो है, कैपेबिलिटीज़ का हामिल जो है, और उसकी जो न्यूक्लियर सबमरीन और इसके अलावा और जो फ़ौजी प्रेजेंस है, इससे लगता ऐसे है कि ईरान बिल्कुल भी मरूब होने के लिए तैयार नहीं है। और वो जो डेटरेंट समझा जा रहा था अमरीकी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसका, जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर इलाके के अंदर, ईरान इसको लेके बिल्कुल भी जो है वो लगता नहीं है कि वो कोई बैक फुट पे है। थोड़ा सा एहतियात बहरहाल उनकी तरफ से बढ़ती जा रही है। नेतन्याहू जो है वो उसके अज़ाइम जो है उस वक्त से ही बहुत वाज़े हैं जब वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो रहा था और इलेक्शन से अपने वज़ीर आज़म मुंतखब होने से 2 हफ़्ते कबल उसने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपना अपॉइंट किया था, जो अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भी इसराइल के, शाही हनावी, जो बहुत ही हॉकिश जिनका स्टैंस है ईरान को लेके, और वो ईरान को किसी भी तरह की रियायत देने के हामी नहीं है। उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उस वक्त जो है वो अपॉइंट कर दिया था। तो इसी शाही हनावी ने से एक इसराइली सहाफ़ी ने जो इंटरव्यू किया तो उसमें उसने शाही हनावी ने इस बात का इंदिया दिया कि जो नेतन्याहू है वो बिल्कुल इस बात में बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इक़्तिदार के अंदर आके ईरानी जो ख़तरा है इसराइल के लिए उसको एक ही दफ़ा उसके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उससे निजात चाहता है और उस पे हमला करके जो है उसकी न्यूक्लियर जो तनसीबात हैं उनको तहस नहस करना चाहता है। उससे सहाफ़ी ने पूछा शाही हनावी से उस इंटरव्यू के अंदर कि ये हमला कब होगा, तो इससे उसने इज्तनाब किया। उसने कहा कि जी हमला वाज़ेह है, हमला होगा, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि हमला कब होगा। तो सहाफ़ी ने उससे मज़ीद पूछा कि ये आप क्या समझते हैं कि क्या वो लम्हा तेज़ी से करीब आ रहा है? तो शाही हनावी ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज़ में कहा जी बिल्कुल वो लम्हा तेज़ी से करीब आ रहा है। 4 मंशूर के अहम पॉइंट थे नेतन्याहू के जब वो ये इक़्तिदार की जंग लड़ रहा था, इलेक्शन के अंदर था, तो उसके पार्टी के 4 मंशूर के टॉप प्रायोरिटीज़ थी। सबसे पहले था टू न्यूट्रलाइज़ ईरान, ईरान को न्यूट्रलाइज़ करना, उसकी एटमी तनसीबात से छुटकारा हासिल करना। दूसरा टू रीच अ पीस डील विद सऊदी अरब, तो वो भी जो है तीसरा जो है वो था कि जी ब्रिंगिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू इज़राइली इकॉनमी, और ट्रेडिशनल रिफॉर्म्स की बात भी की गई थी। तो टॉप प्रायोरिटी जो है टू न्यूट्रलाइज ईरान। और दूसरा जो उसका ख्वाहिश थी और मंशूर का ऐसा था टू रीच अ पीस डील विद सऊदी अरेबिया, तो वो तो ईरान ने हवा में उड़ा के रख दिया। अभी लेटेस्ट जो गज़ा वार जिसकी वजह से शुरू हुई है, तो अब जो है अगर ईरान जो है
वो दूसरा महाज़ भी फुली एस्केलेट कर देता है, उसके अंदर फुल एस्केलेशन ले आता है। गो कि लो इंटेंसिटी वारफेयर जो है वो बैटल ग्राउंड तो खुला हुआ है हिजबुल्लाह लबनान के हवाले से, लेकिन अगर वो उसको फुल स्केल जो है एस्केलेशन के अंदर बदलता है तो फिर इसराइल जो है वो किसी भी लम्हे का इंतज़ार किए बग़ैर और जो बाइडन या अमरीकी सदर जो है उनकी परमिशन का इंतज़ार किए बग़ैर जब वो ईरान पे फ़ौरन हमला कर देगा। अच्छा, इस सारी कहानी का ताल्लुक़ अब हम जोड़ते हैं और डॉट्स मिलाने की कोशिश करते हैं जिस नावल का हमने ज़िक्र किया। ये एक इसराइली थ्रिलर राइटर है, नावलिस्ट है, रोज़नबर्ग। उसका नावल है जनाब द जेरूशलम असैसिन्स, यरूशलेम के कातिल, द जेरूशलम असैसिन्स। ये उसने आज से 5 साल पहले ये नावल लिखा। और ये जो राइटर है ये बहुत फेवरेट है, जो CIA के सरबराह हैं, सऊदी जो वली अहद हैं और जॉर्डन के जो बादशाह हैं किंग अब्दुल्ला, और इसके अलावा और दीगर जो खुफिया इदारे हैं उनके सरबराह इसके नावल को बहुत बहुत शौक़ से पढ़ते हैं। इसका ये जो नावल 5 साल पहले लिखा गया है, इसकी जो स्टोरी है वो बिल्कुल ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी है, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर उसने ये बताया था कि एक सऊदी शहज़ादे की ये कहानी है, और वो सऊदी शहज़ादा समझता है कि अब वक्त आ गया है कि इसराइल के साथ जो है वो अमन मुआहदा कर लिया जाए। तो फिर अमरीकी सदर की मदद से जब ये मुआहदा होने लगता है तो ऐन उस वक्त जो है इस नावल की कहानी ये बताती है कि ईरानियन प्रॉक्सीज़ बीच में आती हैं, ईरान और उसकी प्रॉक्सीज़, और वो इस मुआहदे को सबोटैज करके रख देती हैं। उसके बाद वो कहता है कि जी इस कहानी के अंदर ये बताया गया कि फिर जो है वो ये हमास और इसराइल की जंग शुरू होती है और गज़ा जो है उसको एक बमबारी का सामना करना पड़ता है, और कुछ अरसे के बाद फिर ऐसा होता है कि इस जंग के अंदर एक लल आता है, वक्फ़ा आता है, सीज़ फायर होता है, और उस सीज़ फायर के बाद वो कहानी आगे यूँ बढ़ती है कि लबनान की सरहद से जो है इसराइल के ऊपर जो है रॉकेटों की बारिश शुरू होती है, हिजबुल्लाह की तरफ से भरपूर हमला होता है, और हिजबुल्लाह के जंगजू जो हैं वो इसराइल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को वो अगवा करके अपने इलाके में ले जाते हैं। इसके बाद फिर जब ये नेतन्याहू अगवा करके अपने इलाके में ले जाते हैं तो फिर जो जंग है, जो इसराइल है, वो ईरान के ऊपर जो है वो हिजबुल्लाह और ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला कर देता है, और जंग एस्केलेट होके पूरा इलाका जो मिड ईस्ट है इसकी लपेट में आ जाता है। तो ये जो नावल है और जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको अगर देखें तो 5 साल पहले जो नावल लिखा गया था उसकी स्टोरी एज़ इट इज़ अनफोल्ड हो रही है, और तकरीबन आधी अनफोल्ड हो चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोज़नबर्ग ने अपने नावल के अंदर की कहानी एक बिल्ड की कि पहले जनाब अमन मुआहदा होने लगता है, और अमन मुआहदा जो है वो ईरान और उसकी प्रॉक्सीज़ जो है वो सैबोटाइज करती हैं, हो गया, ऐसा ही हुआ। हमास ने ऐन उस मौके पे जब सऊदी अरब के और इसराइल के दरमियान जो मुआहदा होने जा रहा था, तो हमास ने इसराइल के ऊपर ये हमला कर दिया, और उसके बाद ये मुआहदा आपने देखा कि सैबोटाइज हो गया। उसके बाद हमास के साथ जंग शुरू हुई, गज़ा वॉर शुरू हुई, और अब जो सीज़ फायर है वो भी हो चुका, बिल्कुल उस नावल की कहानी के ऐन मुताबिक कि उसने बताया था कि फिर एक सीज़ फायर होगा, और सीज़ फायर के बाद जो है फिर तो चीज़ें ख़तरनाक रुख इस तरह इख्तियार करते हुए नज़र आ रही हैं। और ख़तरे की बात ये है, और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये है कि सीज़ फायर के बाद अगर उस नावल की कहानी मज़ीद भी वैसे ही अनफोल्ड होती है जैसे अब तक हो चुकी, तो इसके बाद अगला मरहला जो है वो हिजबुल्लाह लबनान की तरफ से इसराइल पे बड़ा हमला है, और उस हमले के नतीजे में सबसे जो ख़तरनाक डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इसराइली वज़ीर आज़म का अगवा, नेतन्याहू का अगवा हिजबुल्लाह के जंगजू जो करके उसको अपने इलाके में ले जाते हैं, और उसके बाद फिर इसराइल की तरफ से लबनान, हिजबुल्लाह और ईरान के ऊपर एक जो जंग मुसल्लत की जाती है, भरपूर हमला किया जाता है, और पूरा इलाका। तो अगर चीज़ें इसी तरह ही आगे बढ़ती हैं तो अल्लाह माफ़ करे जो पूरा इलाका है मिड ईस्ट का, उसके अंदर एक क़यामत बपा हो सकती है।
اس وقت جو ہے ایک بہرحال مشکل صورت حال ہے، اور چیزیں کس طرف بڑھتی ہیں مزید سیز فائر کب تک ہے، کب تک اس کو یہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے اور ایکسٹینڈ نہیں ہوتی ہے، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے سیز فائر کے بعد کا جو سینیریو ہے وہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو ہم اس پہ نظر رکھیں گے۔ مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ کس رخ کون سا رخ اختیار کرتی ہیں، اس کا ہم انالیسس کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید چیزوں کا انالیسس لے کے اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اور مزید ڈیولپمنٹس کے اوپر اپنا انالیسس ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔